Hello everyone. Am I clearly audible and visible? 1 or 0? Excited for the today's session of recursion? किसी को याद है लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? स्टैक्स स्टैक्स पढ़ाया था लास्ट टाइम। तो रिवाइज कर रहे हो ना, मतलब सारे होमवर्क और क्वेश्चंस जो भी क्लास में कराए जाते हैं उसको अगर बराबर से रिवाइज करोगे तो फिर बढ़ते हुए सेशंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारे आगे के सेशंस पिछले सेशन से लिंक होते हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने स्टैक्स पढ़ा था और इस बार हम पढ़ने वाले हैं रिकर्जन। ओके, रिकर्जन क्या है? रिकर्जन स्टैक्स का ही एक इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, स्टैक्स आता है ना बढ़िया तरीके से, तो रिकर्जन समझ जाओगे। देखो, अब अगर कोई पूछे कि रिकर्जन होता क्या है तो क्या बोलोगे? कम ऑन, गूगल कर सकते हो। रिकर्जन होता है प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग समथिंग। अगर कोई चीज अपने आप को खुद ही रिपीट कर रही है तो उसे हम रिकर्जन बोलेंगे। ठीक है, किसी ने देखिए कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, ये अपने आप में एक रिकर्जन है। ठीक है ना, खुद ही वो खुद को कॉल करता है उस मूवी में। ठीक है, तो कोई भी चीज जो खुद को ही कॉल करती है अगेन एंड अगेन उसे हम रिकर्जन बोलते हैं। तो डीएसए में रिकर्जन एक बहुत ही आगे का कॉन्सेप्ट है। रिकर्जन से पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा बेसिक चीजें, जैसे कि वेरिएबल्स। और मुझे बता ना कि अगर कोई टॉपिक इन सब में से नहीं हुआ है तो। उसके बाद एरेज, जिसे हम पाइथन में लिस्ट बोलते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट्स, जिसे हम पाइथन में डिक्शनरी बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग्स। उसके बाद ब्रूट फोर्स, जिसके अंदर ही आता है टू पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, और इसके बाद आता है रिकर्जन। और इसके बाद आएगा रिकर्जन के बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, बस रिकर्जन है। रिकर्जन को अगर तुम कहीं स्टोर करके रख लेते हो तो उसे डायनामिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। बोले तो डीपी। और इसके बाद आएगा तुम्हारा ट्री, या फिर ट्री से पहले हम ग्राफ कर सकते हैं और उसके बाद आएगा ट्री और डीएसए खत्म। तो अभी हम रिकर्जन पढ़ रहे हैं। इससे पहले के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, 1 और 0। एलिवेट।
रिकर्जन शुरू करने से पहले क्या तुम्हें डिफरेंस क्लियर है? कोई फंक्शन जब कुछ प्रिंट करता है और अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्लियर है? 1 0। कम ऑन, फास्ट। एम आई क्लियरली ऑडिबल? देखो, कोई फंक्शन जब कुछ प्रिंट करता है ना, डेफ मान लेते हैं कोई फंक्शन है ए और वो कुछ प्रिंट कर रहा है, मान लेते हैं वो प्रिंट कर रहा है ए, और वहीं कोई फंक्शन है एफ ए और वो प्रिंट नहीं कर रहा, वो रिटर्न कर रहा है ए। तो इन दोनों में फंडामेंटली तो कोई डिफरेंस नहीं है, काम तो सेम ही कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? जब हम इन फंक्शन को कॉल करते हैं तब। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे कंसोल में ए दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे कंसोल में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा वो इसलिए क्योंकि ये कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ रिटर्न कर रहा है। अगर मुझे इसकी वैल्यू देखनी है तो मुझे इसे प्रिंट करना पड़ेगा। अब कंसोल में ए प्रिंट होगा। ओके, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबको? तो हम रिकर्जन में करने वाले हैं ये चीज, हमें बार बार कुछ ना कुछ रिटर्न करना होगा वहां से, ठीक है? बेसिक बेसिक पहले मैंने क्लियर कर दिया। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो वो बताए, 0 टाइप करे। हाँ, नथिंग, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। और सबको पता है कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं किसी नंबर का? मान लेते हैं एन का। एन का फैक्टोरियल क्या होगा? अच्छा, एन का नहीं तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है? 120। यस। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यस। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। और 2 का फैक्टोरियल होता है, यस यस ठीक है, 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। और 1 का फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। यस। लेकिन 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे होगा? 0 का फैक्टोरियल तो मतलब 0 इंटू समथिंग ना। मतलब अगर हम नेगेटिव में चले जाएं तो -1 का फैक्टोरियल, लेकिन ऐसा तो कोई इक्वेशन है ही नहीं। 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे हो गया? 0 का फैक्टोरियल 1 इसलिए हो गया, देखो अभी इस क्लास में ये भी जान लो। देखो, 0 का फैक्टोरियल 1 इसलिए हुआ क्योंकि ये चीज जो है, ये इक्वेशन कब ट्रू होगी? 1 के फैक्टोरियल का आंसर 1 कब आएगा? जब ये चीज जो है इसकी वैल्यू 1 होगी, राइट? क्लियर है ना? 1 का फैक्टोरियल 1 इंटू 0 फैक्टोरियल तभी 1 पाएगा जब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी।
क्लियर है? तो 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है? ठीक है। अब हम ये देख रहे थे कि फैक्टोरियल कैसे निकालना है n का। तो n का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट? इसे मैं ब्रैकेट में डाल, एम आई राइट और एम आई राइट? बिकॉज आई एम नेवर रॉन्ग। एम आई राइट और एम आई राइट? n का फैक्टोरियल हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अगर हम इन चीजों को ध्यान से देखें तो एक चीज नहीं दिख रही है यहाँ पे कि हम सेम ही चीज बार बार कर रहे हैं। 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम किसी और नंबर का पहले फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, और उसका कैलकुलेट करने के लिए भी हम किसी और नंबर का कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर हम किसी और का करेंगे, किसी और का करेंगे, और ऐसे हमें डिजायर्ड आंसर मिलेगा। यानी देखा जाए तो हम सेम चीज को रिपीट ही तो कर रहे हैं। 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमने पहले 4 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। एंड हेयर कम्स द रिकर्जन। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ लोगों ने क्या सोचा कि क्यों ना फंक्शन भी ऐसा ही लिखा जाए, जो फंक्शन खुद ही खुद को कॉल कर ले, और क्योंकि काम तो सेम ही कर रहा है ना, हमें तो फैक्टोरियल ही निकालना है और हमारा आंसर आ जाए। तो देखो, इसको इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं कैसे इस फंक्शन को सॉल्व कर सकता हूं, इस क्वेश्चन को पाइथन में? मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक फंक्शन लिखूंगा, फिबोन फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ n, जो कि क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा, राइट, रिटर्न कर रहा होगा फंक्शन ऑफ वही वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ये चीज क्लियर है सबको? मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन कॉल किया और उसका आंसर जो भी होगा उस वही फैक्टोरियल का आंसर होगा n माइनस 1 के साथ, जो हम उसको कॉल करेंगे। क्लियर है ना? यहाँ पे भी हम वही फैक्टोरियल कॉल कर रहे थे माइनस 1 के साथ, मैंने सेम चीज कर दी। ठीक है, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया कोड में। क्लियर है? 1 0। कीबोर्ड पे अपना हाथ रखा करो और 1 0 टाइप करते रहा करो चैट में। अगर इंटरेक्टिव नहीं रखोगे तो मजा नहीं आएगा, भूल जाओगे फिर। तो मतलब यहाँ तक क्लियर है? इसमें मैंने अभी तक कुछ खास नहीं किया है, बस क्योंकि सेम ही चीज मैं यहाँ पे देख रहा था तो मैंने फंक्शन में सेम चीज कॉल कर दी, सेम फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया n माइनस 1 के साथ। लेकिन अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ ना 5 डाल के, तो दिक्कत हो जाएगी, वो बार बार एक दूसरे को रन करता जाएगा और नेगेटिव में पहुंच जाएगा, कुछ तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, देखो देखो क्या होगा, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने एक फाइल बना ली है और यहाँ पे मैं आर डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। अच्छा, अ, सबको VS कोड दिख रहा है ना? 1 0। ओके, तो अगर मैं फैक्टोरियल बनाता हूँ फंक्शन समथिंग n, और अगर मैं रिटर्न कर दूं n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, और अब मैं इसको रन करूं तो देखना क्या होगा। इसको रन करते हैं, क्या लिख के, पाइथन आर डॉट, ओके। तो कुछ भी हुआ ही नहीं। मैंने इसको कॉल जो नहीं किया था। तो अब मैं इसको 5 डाल के कॉल करता हूँ। ठीक है, सभी मेरे साथ इसी पेज पे हैं। ये देखो कौन सा एरर दिया है इसने, कुछ तो लंबा चौड़ा एरर है। कह रहा है मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट जो भी है, लेकिन तुम्हारा कुछ तो एरर आया है। एरर है मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड। समझ रहे हो? क्योंकि खुद को कॉल करता गया और इन्फिनिटी तक पहुंच गया कुछ तो। क्यों? क्योंकि हमने उसे बताया नहीं कि रुकना कहाँ पे है।
तो रिकर्जन में एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि सबसे पहले तुम कोई ऐसा एक ऐसा कंडीशन ढूंढो जो कि रिपीट कर रही है खुद को, रिपीटिंग कंडीशन। और अगर वो कंडीशन मिल जाए तो कुछ बेस केस भी रखो जिसपे उसको रोका जा सके, तो स्टॉप, नहीं तो वो तो चलता जाएगा। ठीक है, हमने रिपीटिंग कंडीशन तो ढूंढ ली कि कैसे मुझे फंक्शन को दोबारा कॉल करना है, लेकिन मैंने बेस केस लिखा ही नहीं तो कॉल करते गया खुद को। ठीक है, बेस केस क्या होगा? बेस केस होगा कि कोई बताएगा बेस केस क्या होगा? देखो, अगर n की वैल्यू 0 तक पहुंच जाए तो रिटर्न कर दो, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल तो 1 होता है ना। या अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो भी रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। अब कुछ ना कुछ आंसर ये देगा, क्योंकि एक टाइम के बाद -1 करते जाएगा और रुक जाएगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे वही कंडीशन सेट कर देता हूँ कि अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। या हम साथ में भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मुझे 1 ही दिखाना है तो इसके साथ ही लिख देता हूँ। और अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो भी 1 ही रिटर्न कर दो, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल भी तो 1 ही होता है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ। अब कुछ नहीं होना चाहिए कंसोल, देखो कुछ नहीं हुआ कंसोल में, क्योंकि फंक्शन सक्सेसफुली कॉल हुआ, बस हमने कुछ प्रिंट नहीं किया ना। चलो आंसर को प्रिंट कर लेते हैं। अब देखो, इसमें आंसर आना चाहिए इस बार। ये देखो आंसर आ गया 120। बस इसी को रिकर्जन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि फैक्टोरियल सॉल्व करने के सिर्फ यही तरीका है और यही बेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिकर्जन बस एक तरीका है जिससे कुछ क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से फैक्टोरियल को तो सॉल्व करने का तरीका रिकर्जन से नहीं होना चाहिए। अब चलो, अब इसको समझते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास थी एक मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी है, इसको यहाँ रख देता हूँ। और जब मैंने पहली बार कॉल किया तो मेमोरी में चला गया कि कोई तो है जो कि फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है। कौन सी वैल्यू देके? 5 वैल्यू देके मैंने पहली बार कॉल किया। ठीक है, मेमोरी में सेव हो गया। और उसके बाद उसने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, तो 5 इंटू फिर से उसने फैक्टोरियल को कॉल किया यहाँ पे। पहले 5 इंटू समथिंग और फिर से उसने फैक्टोरियल को कॉल किया, तो फिर से मेमोरी में कुछ सेव हुआ होगा। ठीक है, फिर से मेमोरी में सेव हुआ कि फैक्टोरियल को कॉल किया गया है 4 वैल्यू के साथ। 5 - 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 फिर से फैक्टोरियल को कॉल किया गया, क्योंकि 0 या 1 तो था ही नहीं, 4 है ना वो। तो मेमोरी में फिर से गया कि फैक्टोरियल को फिर से कॉल किया गया है 3 वैल्यू के साथ। 3 ने फिर से 3 इंटू 2 के साथ कॉल किया होगा उसको। और फिर 2 ने, जब फैक्टोरियल 2 कॉल हुआ होगा तो 2 इंटू समथिंग 1 के साथ कॉल हुआ होगा। फैक्टोरियल 1। और जब फैक्टोरियल 1 कॉल हुआ तो इसका तो आंसर है ना हमारे पास। इसने तो कुछ रिटर्न कर दिया 1, देखते ही इसने 1 रिटर्न कर दिया। और इसने 1 रिटर्न किया तो वो इसको मिला। और ये क्या करेगा? ये तो वही कर रहा था ना, 2 इंटू पिछला वाला फैक्टोरियल 1 जिसका आंसर 1 आया। 2 इंटू 1 का आंसर 2 हो गया, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है ना।
और इसने 2 इसको दिया। ये क्या कर रहा था? 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। फैक्टोरियल ऑफ 2 का आंसर आ गया 2, 6। और इसने 6 रिटर्न करके इसको दिया। देख रहे हो, ये लोग प्रिंट नहीं कर रहे हैं कुछ, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पहले तुम्हें प्रिंट और रिटर्न का कॉन्सेप्ट बताया था। ये फैक्टोरियल क्या कर रहा है? फंक्शन 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, और फैक्टोरियल ऑफ 3 का आंसर क्या आया है हमारे पास? 6। तो इसने रिटर्न किया 24। और यहाँ इसके पास गया 24, और ये क्या कर रहा था? 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, जिसका आंसर आया है ऊपर से सॉल्व होते होते 24। और ये फिर बना 120, जिसे हमने लास्ट में प्रिंट कर लिया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? 10। कमन जल्दी टाइप करो। 1 कोडर गाय 1। अब जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये देखो, जब फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल हुआ और उसने 1 रिटर्न किया, उससे पहले देखो फैक्टोरियल हम 5 कॉल किया, मेमोरी में गया फैक्टोरियल ऑफ 5, फिर उसके ऊपर 4 गया, फिर उसके ऊपर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे ऊपर से भरता गया मेमोरी। क्लियर है? मेमोरी ऐसे ऊपर से भरता गया। पहले फैक्टोरियल ऑफ 5 गया, वो नीचे पहुंच गया, फिर 4 आया, वो उसके ऊपर ऐसे चढ़ते गया। ठीक है? और अभी जो हमारे पास एरर आया था ना, मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड, वो यही एरर था। ये भरते भरते मेमोरी बाहर चली गई, इसके ओवरफ्लो हो गया, तो उसने एरर दे दिया कि ज्यादा बार कॉल कर लिया है तुमने। समझ रहे हो मेमोरी की लिमिटेशन? वो इतना ही डब्बा है, तुम्हारे सीपीयू में इतना ही चल पाएगा, इसलिए तुम्हें बेस केस चाहिए। तो मेमोरी में हमने ऊपर से भरा, और फैक्टोरियल ऑफ 1 जब कॉल हो गया तो ये रिटर्न कर गया, ये मेमोरी में से डिलीट हो गया। अब फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल हो गया, इसने आंसर दे दिया 2, ये रिटर्न हो गया, तो ये डिलीट हो गया। अब फैक्टोरियल ऑफ 3, ये भी डिलीट हो गया क्योंकि इसने भी अपना काम कर दिया। तो देख रहे हो, ऊपर से भर रहा था ऐसे एक एक करके, और फिर ऊपर से ही वो खाली भी हो रहा है, बाहर जा रहा है एक एक करके। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 भी बाहर चला जाएगा, और फैक्टोरियल ऑफ 5 भी आंसर देके बाहर चला जाएगा। तो धीरे धीरे फैक्टोरियल ऑफ 4 भी कॉल हो गया, और फिर लास्ट में फैक्टोरियल ऑफ 5 भी कॉल हो गया, और फिर हमने प्रिंट कर दिया। मेमोरी खाली हो गई पहले की। और जब एक ही जगह से एंटर होता है और वहीं से एग्जिट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्टैक। लास्ट क्लास में हमने यही किया था। यस। तो मेमोरी ऐसे स्टैक्स में भरती है रिकर्जन में, और ऐसे रन होता है रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है? तो फैक्टोरियल के लिए हमने ये कोड लिखा और इसे रन भी करके देख लिया। अब 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 इसको मैं तुम्हें ट्री से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हमारे पास था फैक्टोरियल ऑफ 5। ठीक है? जब फैक्टोरियल ऑफ 5 रन हुआ, तो ये सिर्फ रन नहीं हुआ, ये एक्चुअली इसने दो काम किए। सबसे पहला काम क्या था? सबसे पहले तो इसने देखा 5, उसे मल्टीप्लाई करना है किसी चीज के साथ। किसके साथ? फैक्टोरियल ऑफ 4 के साथ। ठीक है? ये दो काम इसने सेव किए। असल में 5 से मल्टीप्लाई करना कोई हैवी टास्क नहीं है, हैवी टास्क तो ये फैक्टोरियल 4 है। अब जब फैक्टोरियल 4 भी कॉल हुआ, तो इसने भी वही काम किया। 4 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, है ना?
और फैक्टोरियल ऑफ 3 ने भी वही काम किया। थ्री और फैक्टोरियल ऑफ 2 ने भी वही काम किया, राइट। क्या काम किया? 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। अब हमें फैक्टोरियल ऑफ 1 का आंसर पता है। जैसे ही n की वैल्यू 1 होगी फंक्शन 1 रिटर्न कर देगा, क्लियर है ना। तो यहां से 1 रिटर्न हुआ, ग्रीन लेते हैं, यहां से 1 रिटर्न हुआ, ठीक है। और 2 इंटू 1 क्या रिटर्न करेगा? 2। फैक्टोरियल ऑफ 2 का आंसर 2 आ गया है। 3 इंटू 2 क्या रिटर्न करेगा? 6। फैक्टोरियल ऑफ 3 का आंसर 6 आ गया। 4 इंटू 6 क्या रिटर्न करेगा? 24। और 5 इंटू 24 फैक्टोरियल ऑफ 5 का आंसर आ गया 120। ऐसे रन हुआ। अब देखो एक ही कोड को रन कर कैसे रन हुआ, इसके मैंने कितने तरीके बता दिए। अब चलो इसके कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सबको क्लियर है ना? क्योंकि मुझे ज़्यादा क्लासेस लेने का मौका नहीं मिलता है, तो मुझे पता नहीं रहता है कि क्या क्या हो गया क्या क्या नहीं हुआ है तुम्हारा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बिग ओ में कैलकुलेट करते हैं। ये जीरो नहीं है, कैपिटल ओ है, स्मॉल ओ कैपिटल ओ, ठीक है। हम बिग ओ में कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे समथिंग आता है। इस चीज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग ओ ऑफ व्हाट? देखो रिकर्जन में पिछली बार मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया था, अगर एक लूप हो तो n और दो लूप हो लूप के अंदर लूप तो n स्क्वायर हो जाएगी। पर यहाँ पे तो लूप सही नहीं है ना। फंक्शन में देखा ना, कहीं लूप सही नहीं, सिंपल सा फंक्शन है। तो रिकर्जन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कैलकुलेट करनी है? क्योंकि अगर तुम्हारे पास दो कोड आएंगे जो कि सेम काम कर रहे होंगे, तो बेस्ट कोड कैसे सेलेक्ट करोगे? वो जिसमें टाइम कम लग रहा है, ठीक है। इसलिए हमें कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है। इंटरव्यूज में पूछा जाएगा, तुम्हें कोड दे देंगे, बोलेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। ओके, सब मेरे साथ इसी पेज पे हैं। देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो ये देखो कि ये कहाँ तक जा रहा है, कितने ब्रांचेस बनाए इस ट्री ने। एक, ओ ये तो क्वेश्चन ही है। एक, ये दो, तीन, चार और पांच। अगर हम लास्ट वाले को कॉल नहीं कर रहे हैं दोबारा, मतलब उससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसको हम एक ब्रांच मान लेते हैं। तो टोटल फैक्टोरियल फंक्शन कितनी बार कॉल हुए? दो, तीन, चार, पांच, 5 बार कॉल हुए। पांच क्या है? वही नंबर है ना जो हमने इनपुट दिया था। इसका मतलब है कि मेरे कोड को रन होने में उतना टाइम लगेगा जितना मैं इनपुट दूंगा। यस 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 यस। एम आई राइट और एम आई राइट? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, क्या हो जाती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बिग O ऑफ n, क्योंकि इनपुट तो मैं n दूंगा ना, n की कोई वैल्यू होगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग O ऑफ n। इस केस में हमेशा रिकर्जन की n नहीं होगी। इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं यहाँ पे भी समथिंग फैक्टोरियल को कॉल कर रहा होता, मान लो फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल कर लेते हैं, 5 नहीं 3 रख लेते हैं। तो अब फैक्टोरियल 2 बार कॉल हो रहा है, अब कॉम्प्लेक्सिटी कुछ और हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी इस केस में n है, और ये सिंपल सा लूप का ही काम कर रहा है। बस लूप को लिखने का अच्छा तरीका है थोड़ा। क्लियर है? सब कुछ क्लियर है यहाँ पे? सब कुछ क्लियर है? 1-0। ठीक है। अभी देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन स्टेट का। फंक्शन स्टेट का, फंक्शन स्टेट क्या होता है?
तुम्हारा फंक्शन का कोड प्लस उसके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? वो जो हम फंक्शन के अंदर डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। फंक्शन को कॉल करने के लिए जो वैल्यू हम डालते हैं उसको पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि फंक्शन का जो भी स्टेट होगा उस वक्त, जो भी मेमोरी में उस वक्त वो कॉल हो रहा होगा, वो दो चीजें वो सेव करके रखेगा अपने अंदर। एक तो फंक्शन का क्या कोड है, और उसे तुम क्या वैल्यू डाल के मेमोरी में कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी फिल हो रही थी फंक्शन ऑफ 5 4 3 2 1 डाल के, तो मेमोरी में सेव हो रहा था फैक्टोरियल का कोड 2, ये फैक्टोरियल का कोड और उसकी वैल्यू 2, ठीक है। ये दो ऐसे सेव हो रही थी, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि मेमोरी में मैंने जब इस फंक्शन को कॉल किया तब उसके पैरामीटर्स क्या थे, क्योंकि बाद में हो सकता है वो चेंज हो जाए, ठीक है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस में ऐसा होता है। तो एक फंक्शन स्टेट होता है जिसमें मेमोरी उसको रखती है और वो वैसे ही चलती है, ठीक है। तो अगर तुमने बाहर कुछ चेंज कर दिया भले ही, पर मेमोरी में जैसे फंक्शन गई है वो वैसे ही कॉल होगी। ओके। अब हमने एक चीज देखा था कि अगर हमारे पे ना हो कोई बेस केस फंक्शन को रोकने के लिए, तो हमें एरर आएगा, ठीक है। ध्यान में रखना, एरर आएगा। कोई भी एरर आ सकता है तुम्हें, तुम्हारे कंपाइलर के हिसाब से। कई लोगों को आता है टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर, और ज्यादा कॉमन है मेमोरी आउट, मेमोरी लिमिट एक्सीड, या मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड, ठीक है। मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड, समथिंग समथिंग एरर आ जाएगा, ठीक है। पर ये सारे एरर्स कौन से एरर्स हैं? ये सारे एरर्स हैं रन टाइम एरर, ठीक है। तो रिकर्जन में रन टाइम एरर आता है क्योंकि लिखने में तो तुमने कोई गलती नहीं की ना, इम्प्लीमेंटेशन में गलती की है, रन होते वक्त एरर है। रिकर्जन की सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। रिकर्जन में इतना ही कुछ था। किसी को रिकर्जन में कोई डाउट है? 1 0। डाउट है तो 1, नहीं तो 0। 1 टाइप करने की आदत हो गई है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन लिया जाता है जब भी कोई रिकर्जन पढ़ाता है। फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची को अगर मैं एन डाल के कॉल करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा? फिबोनाची सीरीज होती क्या है? फिबोनाची सीरीज होती है समथिंग 0 1, फिर पीछे के दोनों का सम। 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, एंड 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, एंड सो ऑन, है ना। समथिंग समथिंग हम हमेशा सुनते रहते हैं। गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो कुछ नहीं है, इन्हीं दो नंबर्स का, किसी भी दो नंबर को उठा लो उनका रेशियो ले लो, उसी को गोल्डन रेशियो बोलते हैं। और चेहरे की सुंदरता निकालने के लिए फाई की वैल्यू निकाली जाती है, समथिंग समथिंग। सुपर 30 मूवी में है, सब देखा मैं, देखिए। तो हम देख रहे हो, इससे हम निकाल सकते हैं चेहरे की सुंदरता और देख के कह सकते हैं सुंदर है कि नहीं। तो फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ? इट इज नथिंग बट सम ऑफ n-1 एंड फिबो ऑफ n-2। पीछे के दो नंबर्स का सम ही तो है n। ये वैल्यू, ये 8, ये कैसे आएगा? पिछला वाला नंबर 5 और प्लस उससे भी पिछला वाला नंबर 3। 5 + 3 = 8, 5 + 3 8, 8 आंसर आ गया।
तो अब फिर से देख रहे हो, फिबोनाची सीरीज में भी हमें पिछला वाला और उससे पिछला वाला सेम ही फंक्शन रन करना पड़ेगा दोबारा। और इसीलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए भी क्या यूज कर सकते हैं, रिकर्सन। ओके, गॉट इट, गॉट इट। बाय द वे, तुम्हें पढ़ा कौन रहा है? सचिन। ठीक है, देखो अब इस चीज का कोड लिखते हैं। कैसे कोड करेंगे इसको? अगर मैं फिबोनाची में समथिंग डालता हूं, तो मुझे करना क्या है, मुझे रिटर्न करना है। रिकर्जन में हमेशा हम रिटर्न करते हैं। ठीक है, आर ई टर्न, आर ई कर्जन, रिटर्न रिकर्जन। मुझे करना क्या है, सेम चीज कॉल करनी है, लेकिन पिछला वाला प्लस उससे भी पिछला वाला n-2, और बेस केस है ना, नहीं तो फंक्शन हमेशा के लिए चलता रह जाएगा, फिर एरर आएगा। यार यू फूल, क्या किया तुमने, फंक्शन चलते ही जा रहा है। तो हमें बेस केस क्या रखना है कि अगर n पहुंच गया 1 तक, या n पहुंच गया 0 तक, तो दोनों ही केस में हमारा आंसर आना चाहिए क्या, 1। ठीक है, और बेस केसेस तो हम जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं ना। n की वैल्यू अगर 2 हो गई तो रिटर्न कर दो। 2 का फिबोनाची नंबर क्या होता है, 1 ही होता है, 1 ही होता है ना। तो जब n में 0 डालोगे तो 0 आएगा, 1 डालोगे तो, अच्छा 0 डालोगे तो 0 आएगा। तो 1 और 2 के लिए आंसर 1 है, पर 0 के लिए आंसर क्या है, 0 है। ठीक है ना, ठीक है। काम करता हूँ, इसी को कॉपी करके मैं VS कोड में जाता हूँ, और इसे मैं कॉल करूंगा। 5 के लिए कॉल करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओ, सिंटैक्स एरर। पाइथन में तो तुम लोग ऐसे लिखते ही नहीं हो ना, ऐसे लिखते हो। ओह, प्रिंट तो हमने किया ही नहीं। प्रिंट 5, 5 का आंसर 5, 5 का आंसर 5 है क्या? 0 1 2 3 4 5, हाँ 5 का आंसर 5। कुछ और कॉल करते हैं, 6 कॉल कर देते हैं, 8। ठीक है ना, क्लियर है, आंसर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं पाइथन, अगर मैं प्रिंट के बाद ब्रैकेट्स ना डालूं तो रन होगा क्या? नहीं, कह रहा है ब्रैकेट्स मिसिंग है। ठीक है, ब्रैकेट्स चाहिए। नॉर्मली रन हो जाता है स्मॉल स्मॉल केसेस में, है ना। जैसे कि अगर मैं सिर्फ प्रिंट, और नहीं, अगर मैं प्रिंट 5 लिखता हूँ या 4 लिखता हूँ तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, बिना ब्रैकेट्स के रन नहीं होगा। किसी तो कंपाइलर में, किसी किसी कंपाइलर में हो जाता है। चलो, अभी नहीं हो रहा। फिबोनाची का कोड क्लियर है सबको? क्लियर है तो 1, नहीं तो 0। सिर्फ ऐसा लग रहा है दो ही बच्चे हैं चैट्स में, फेलिक्स कोडर गए और सत्यम 007, 3 बच्चे। अब देखो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा। मैं पहले फीबो कॉल करता हूँ, क्या डाल के, थोड़ा अच्छा नंबर, थोड़ा छोटा ले ले। 4 डाल के मैंने कॉल किया, 4 ने 2 काम किए। हमेशा की तरह रिकर्जन में 2 काम तो होते ही हैं, एक काम भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। 2 काम हुए, कौन कौन से 2 काम हुए?
या तो वो कॉल करेगा इसको 3 से और ऐड करेगा 2 से। ठीक। अब ये 3 भी 2 काम कर रहा है, इज़न्ट इट? वो कॉल कर रहा है 2 के साथ प्लस 1 के साथ। थोड़ा और कॉल कर रहा है फीबो को 1 के साथ प्लस फीबो को 0 के साथ। अब हम बेस केसेस तक पहुंच चुके हैं क्योंकि अब ये 1 कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, 1 0 2 सारे बेस केसेस कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो क्या रिटर्न करेंगे? 2 के लिए हमने कंडीशन लिखी हुई है, 2 हो तो 1 रिटर्न कर दो, तो ये चुपचाप से 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, 1 1 भी 1 ही रिटर्न करेगा, 1 1 रिटर्न करेगा और 0 तो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, अच्छा, मेमोरी में चीजें कैसे जा रही होंगी? पहले फिबो 4 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा, उसके बाद 2 रिटर्न होगा, उसके बाद 1 जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि एक बार में एक ही चीजें कॉल होंगी, तो 2 रिटर्न होगा, 1 देगा, उसके बाद 1 कॉल होगा, ये फिर ये भी रिटर्न होगा, फिर ये रिटर्न होगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऑफ 2 कॉल होगा, मतलब कॉल तो नहीं होगा, मेमोरी में फिल होगा, फिर मेमोरी में 1 जाएगा, 1 रिटर्न होगा, उसके बाद 0 जाएगा, फिर 0 रिटर्न होगा, फिर ऐसे रिटर्न होकर चलेगा। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि सारे कोड एक साथ रिटर्न हो रहे हैं, एक बार में एक ही चीज रिटर्न होगी, एक ही चीज कॉल होगी, वो जब तक रिटर्न नहीं होती तब तक दूसरी कॉल नहीं होगी। तो एट अ टाइम हम मैक्सिमम 3 ही फंक्शन कॉल कर पा रहे हैं, या तो एक बार में ये सबसे पहले कॉल होंगे, उसके बाद ये रिटर्न होगा, उसके बाद ये कॉल होगा। ठीक है, तो एक बार में मैक्स टू मैक्स 3 स्टैक में भरेंगे इस क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू होती तो एक बार में 14 भर जाते। अच्छा, 2 भी फिल कर रहा है लेकिन वो तुरंत रिटर्न हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ दिखाया नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इसके ब्रांचेस हैं 1 2 3, और इसका भी मान लेते हैं, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो फिर तुम लोग बोलोगे कि लिखा नहीं। 2 तुरंत क्या रिटर्न कर रहा है? 1। ठीक है ना, कुछ कॉल ही नहीं कर रहा है तो बेस केस है। तो 1 2 3 4 बार, 4 बार फंक्शन चल रहा है, पहले ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला, उसके बाद 1 रिटर्न। गॉट इट? तो अब देखो, ये 1 रिटर्न करेगा, ये भी 1 रिटर्न करेगा, इनको हम ऐड करेंगे, तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा? 2। तो फिब ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी? 2। अब इधर चलते हैं, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, इनको हम एडिशन करेंगे और इनको ऐड करके क्या आएगा? फिब ऑफ 2 की वैल्यू 1। अब 2 और 1 भी आपस में ऐड होंगे और 4 का आंसर देंगे जो कि है 3। तो ऐसे हमें आंसर मिलता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें ये चीज यहाँ पे मैं क्लास करके थोड़ी देर में चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोग को क्या करना है? तुम लोग को जो भी मैंने बताया अभी क्लास के बाद उसको रिवाइज करना, कॉपी पे फंक्शंस को लिखना और उनका ड्राई रन करना खुद ही पेज पे। ठीक है, उनको ऐसे ही ट्री बना के समझना, जिसे हम रिकर्जन ट्री बोलते हैं। ठीक है, खुद को समझाना रिकर्जन ट्री से चीजें कैसे रन हो रही है, फिर मेमोरी से चीजें कैसे रन हो रही है, और उसके बाद लास्ट में तुम कंपाइलर पे फंक्शंस लिखना अलग अलग और उसे ट्राई करना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे जो अभी अभी क्लास में हुआ है। और जो एक हफ्ते का टाइम मिलता है उसमें चीजें रिवाइज किया करो यार। तो ये हमें पता चल गया कि आंसर कैसे आया। अब हम देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग गो ऑफ समथिंग।
अभी फंक्शन कितनी बार रन हुआ है? 4 बार रन हुआ है, यानी जो हम नंबर डाल रहे हैं उतनी बार रन हुआ है, पर इतना एक बार में रन हो रहा है, लेकिन टाइम इतना नहीं ले रहा। टाइम तो पूरा ले रहा है ना वो सारे फंक्शन रन करने का। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो एक बार में अगर मैं टेबल बनाऊं, इस चीज को हटा देता हूं। तो अगर मैं एक टेबल बनाऊं, तो उस टेबल में इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से कितने रोज होंगे? उतने ही रोज होंगे जितने की, जितने बार वो कॉल हो रहा है। ठीक है, 4 बार कॉल हो रहा है, 1 2 3 और 4। ठीक है, और क्योंकि हर बार ये 2 बार कॉल हो रहा है तो टाइम तो पूरा लेगा। तो हर बार ये 2 बार कॉल हो रहा है। ठीक है, 4 भी स्टार्टिंग में 2 बार कॉल हुआ होगा और ऐसे। चलो, ठीक है, समझ गए, हर चीज 2 बार कॉल हो रही है पेयर्स में। तो टोटल रन होने में इतना ही टाइम लगेगा, इतना 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 टाइम लगेगा रन होने में। और ये टाइम कितना है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि ये सभी कुछ ना कुछ फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे भले ही एक चीज तुम हटा सकते हो तो, लेकिन उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये समथिंग फिब ऑफ 3 है, ये समथिंग फिबोनाची ऑफ 2 है, फिर यहाँ पे भी फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। तो ये सारे अपने आप में कुछ ना कोई फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। ठीक है, समथिंग 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 समथिंग। तो टाइम लग रहा है बिग O ऑफ, जितने रोज हैं, रोज कितने हैं जितनी वैल्यू डाल रहा हूं मैं, 4 मैंने डाला तो 4 बार कॉल हुआ है, इनटू जितने कॉलम्स हैं। बट ऐसे इंटू नहीं होगा। देखो, हर चीज 2 बार कॉल हो रही है, यानी एन जो है स्टार्टिंग में 2 बार कॉल होगा। देखो, एन को चलने में जो भी टाइम लग रहा था, ये टाइम लग रहा है एन को चलने में। 2 बार कॉल हो रहा है ना एन, देखो 2 बार कॉल हो रहा है चीजें, पर सिर्फ एन तो नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही एन कई बार कॉल होंगे, तो 2 की पावर एन हो जाएगी। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट कि नहीं? एम आई राइट और एम आई राइट? पिछली बार एन था, इस बार 2n है। क्यों? क्योंकि हर बार हम 2 बार कॉल कर रहे हैं सेम फंक्शन। 2, फिर इंटू 2, फिर इंटू 2, ऐसे ही इंटू 2 होती जाएगी जितने भी, जितना भी इनपुट डाला है हमने। तो 2 इंटू 2 करते जाओ, जितना भी इनपुट डालते हो एन डालोगे तो 2 की पावर एन हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इतना तो टाइम लग रहा है उसको रन होने में। अब 2 इंटू n विजुअलाइज कैसे करोगे कि ये क्या है? देखो, अभी तो मैं ग्राफ बना के दिखा दूंगा, पर फ्यूचर में तुम्हें कुछ और भी ग्राफ बनाना पड़ सकता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर। ठीक है, बहुतों को पता होगा इस बारे में। तो इंटरनेट, चलो जब तक ये ओपन होता है। ओपन हो रहा है क्या? हाँ, ओपन हो, देखो। अगर मैं प्लॉट करूं y इज इक्वल टू 2 की पावर n, देखो ग्राफ। देख रहा है ग्राफ? क्लियर है सबको कैसा ग्राफ बन रहा है? ये नीचे तुम्हें जो दिख रहा है ये है कितना इनपुट जा रहा है, और इधर जो दिख रहा है वो है कितना टाइम लग रहा है।
अब अगर ये ग्राफ अच्छा होता, टाइम कम लगता, अगर हम कुछ ऐसा रखते। अब मैं इन दोनों ग्राफ को यहाँ बना के समझाता हूँ। देखो, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, कोई कहीं नहीं बताएगा, कोई कहीं नहीं बताएगा, इसका मतलब रियली कोई कहीं नहीं बताएगा। यहाँ पे है कि कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे है कि n की वैल्यू क्या डाल रहे हैं, इनपुट बोले तो। अगर मैं 2 की पावर n को प्लॉट करता हूं, तो हमने अभी देखा उसका ग्राफ कैसा बन रहा था, समथिंग समथिंग ऐसा, ठीक है। और 2 की पावर n का ग्राफ कैसा बन रहा था, एक स्ट्रेट लाइन जो कि यहाँ से पास हो रही थी, समथिंग ऐसी। अब ऑब्जर्व करो कि अगर मैं एक इनपुट लेता हूं जो कि समथिंग यहाँ होती है, यहाँ पे कोई मैंने x इनपुट लिया है। अभी देख रहे हो x इनपुट पे ये लीनियर, ये n, और ये 2 की पावर n, 2 की पावर n को चलने में ज्यादा टाइम लग रहा है, दिख रहा है ना, n को चलने में कम टाइम लग रहा है, ये टाइम है यहाँ पे, ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है। और ये तो अभी है, जब ग्राफ को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। देख रहे हो ग्राफ कैसे आगे उठेगा, यहाँ की वैल्यू तो इतनी आगे पहुंच जाएगी कि मैं प्लॉट भी नहीं कर पाऊँ। तो रिकर्जन में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो कुछ खास नहीं होती, बेकार होती है। इतना टाइम लगेगा कोड को रन होने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन सिर्फ रिकर्जन से सॉल्व होते हैं, इसलिए हमें रिकर्जन पढ़ना होता है। पर रिकर्जन एक लास्ट ऑप्शन होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर तुम उसे लूप से कर सकते हो तो वही प्रेफर करना, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए रिकर्जन। क्यों होना चाहिए, देखा ना हमने अभी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जमीन आसमान का अंतर है। अभी सेम चीज फिबोनाची मैं लूप से भी कर सकता हूँ, रिकर्जन तो तुम्हें समझाने के लिए बताया है। देखो लूप से कैसे करेंगे, फिबोनाची को लूप से कैसे करेंगे, चलो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी बताओ। एक लूप लगाते हैं और प्रीवियस दो लोगों को ऐड कर दो। इसके भी कई वेरिएशन है, कई लोग बहुत चीजें ट्राई करते हैं। मैं एक इजी सा चीज बताता हूँ जो कि अगर क्लिक नहीं भी की तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा है, लूप से सॉल्व करते हैं। देखो, पहले बेस केस लिख लो, क्योंकि ये लीड कोड पे अगर हम करते हैं तो हमेशा हमें बेस केस ध्यान में रखना होता है। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग इसको सॉल्व करना, और अगर ट्राई कर लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्राई इट विथ लूप्स। और अगर ट्राई कर लो हो जाए या ना हो तो यही डिस्कॉर्ड पे बताना, मैं वहां पे लिख दूंगा, या तो चैट जीपीटी से भी पूछ लेना कि लूप से कैसे करेंगे, ठीक है। पर ट्राई करना, इंपॉर्टेंट है कि एक बार ट्राई करना खुद से, अपना दिमाग यूज करना। ओके, आई थिंक रिकर्जन का हम काफी कुछ कर चुके हैं। एनीथिंग, किसी को और कोई डाउट है तो हम वो भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है तो हम लीड कोड पे जाते हैं। मैं तुम्हें बता दूंगा कि चीज़ें कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अभी सॉल्व करने लग जाएंगे, अभी यहाँ पे लीड कोड पे तो टाइम लग जाएगा। तो रिकर्जन का टॉपिक चल रहा है, रिकर्जन का है, मैंने इजी सेट किया हुआ है, इजी में भी कुछ क्वेश्चंस निपटाए हैं, तुम लोग की क्लास करने से पहले ये क्वेश्चन कर रहा था। ये भी उससे फिबोनाची नंबर वही है क्वेश्चन, रिकर्जन से। अभी की क्लास में हमने दो क्वेश्चन निपटाए हैं, ठीक है ना, उसे अगर लीड कोड पे सॉल्व नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि किए नहीं है, ठीक है। तो पावर ऑफ टू एक क्वेश्चन है, किया होगा कभी, जाके सबको इजी वाले तो कम से कम निपटा ही लेना।
चलो एक बार ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको मैं जावा स्क्रिप्ट में सॉल्व करता हूँ। इसको रीसेट कर लेते हैं। तुम लोग तो पाइथन में करते हो। फिबोनाची का सेम ही क्वेश्चन है कि फिबोनाची नंबर निकालो। सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने बताया था लीड कोड में सॉल्व करते वक्त हमेशा सबसे पहली चीज क्या होती है कि तुम्हें बेस केस ध्यान में रखना होता है, ठीक है। बेस केस क्या है? अगर n की वैल्यू 0 है तो आंसर क्या आएगा? वन है या ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा है। n की वैल्यू अगर 1 है या 2 है तो भी आंसर क्या आएगा? रिटर्न 1 है ना। 1, ठीक है। और इसके बाद हम इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेते हैं, यही तो करना होता है। रिटर्न फिब ऑफ जो भी है n-1 प्लस फिब ऑफ n-2, इनको ऐड करके रिटर्न कर लो और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। रन टाइम एरर कह रहा है फिब इज नॉट डिफाइंड। फिब इज नॉट डिफाइंड। फिब डिफाइंड तो है। कोई डिबग करेगा कि क्या इशू है? इसे ब्रैकेट्स में डाल के देखते हैं क्या होता है। देखो ये कुछ तो इशू बता रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक काम कर सकते हो। इसी के अंदर एक दूसरा फंक्शन बना लो f नाम से, और इसमें भी सेम केस लिख सकते हो। तो तुम f को कॉल करना n-1 और n-2 के साथ। अब रन करके देखते हैं। f इज नॉट डिफाइंड, पर f डिफाइंड होना चाहिए। कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं? इसको इसके अंदर लिखें। हम्म चलो एक वेरिएशन और ट्राई किया जा सकता है। ये लोग कुछ तो क्लास वगैरह बना के करते हैं ना, इसका एक इशू रहता है। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। n-1 का आंसर ले लो, y में n-2 का आंसर स्टोर कर लो और फिर रिटर्न कर दो x प्लस वाई। अब देखते हैं क्या होता है। नेम एरर फिब इज नॉट डिफाइंड। पर फिब तो डिफाइंड है ना। क्या सकता है?
ओके, चीजें ठीक है कि नहीं? यहाँ पे तो हम सेम चीज में आंसर ला रहे थे, है ना? यहाँ तो हम सेम चीज में आंसर ला पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई क्लास वगैरह नहीं है, पर यहाँ पे कोई क्लास वगैरह है। सब मेरे साथ इसी पेज पे हैं। किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है कि क्या करें? इट इज सेइंग fib इज नॉट डिफाइंड। क्लास सॉल्यूशन रिमूव कर दो, शायद हो जाए। क्लास सॉल्यूशन, हाँ ये इशू तो लग रहा है, लेकिन इसके बिना चलेगा नहीं कोड। ये अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो आई डोंट नो क्या होगा इसके साथ, और भी कुछ चीजें रिमूव करनी पड़ेंगी। वही तो, एरर आएगा, फालतू का एरर आएगा। ओके, तो रिटर्न वन, एन के लिए जीरो है तो रिटर्न जीरो, और फिर वेब में एन माइनस वन और एन माइनस टू को कॉल करता हूँ। इंडेंटेशन करेक्ट करके देखो क्लास रिमूव करने के बाद। हाँ, लेकिन फिर भी ये सेल्फ और ये इंट, ये सब जो है ना, ये कुछ तो इशू करेंगे। इट्स नॉट डिफाइंड, बट व्हाई नॉट डिफाइंड? ओके, इट इज नॉट डिफाइंड। लेट्स सी चैट जीपीटी क्या कहता है। सेल्फ डॉट फिब इंस्टेड ऑफ फिब। देख रहे हो लीड कोड के कंपाइलर का क्या इशू है? हमें सेल्फ डॉट फिब कॉल करना था। ट्राई दिस ऑल्सो। यू नो ना, मोस्टली क्योंकि मैंने सेम कोड ही कॉपी किया है और हमारे वीएस कोड में आंसर बराबर चल रहा है। ये कह रहा है सेल्फ डॉट फिब कॉल करो, तो ठीक है, एक बार ये ट्राई करते हैं। ओके, एक्सेप्टेड। सी, एक्सेप्टेड। अच्छा, सेल्फ का कॉन्सेप्ट पता है ना सबको? क्लास के अंदर के सेम मेथड को कॉल करने के लिए हमें सेल्फ यूज करना पड़ता है। खैर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा, बट नो इशू। क्लियर है? क्लियर है। सबमिट कर देते हैं। तो एक्सेप्टेड, 34%। बीट्स 34%। ऑल सबमिशंस देखो, तुम्हारे सामने सॉल्व करने से पहले मैंने कितनी बार सॉल्व किया था? 20 आवर्स अगो, 8 आवर्स अगो, और फ्यू सेकेंड्स अगो। और
देख रहे हो, इस बार मैंने सिंपल सा कोड लिखा है तो रन टाइम कितना है, और बाकी टाइम रन टाइम कितने कम है। ऐसा क्यों है? रन टाइम इतना ज्यादा क्यों आ रहा है इस बार? 241 क्यों आ रहा है? क्योंकि 241 इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम लोगों ने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे देखो, और कोई ट्री है हमारे पास? यहाँ पे अगर तुम एक चीज पे ध्यान दोगे तो तुम्हें दिखेगा कि फिब ऑफ 2 यहाँ पे भी कॉल हो रहा है और यहाँ पे भी कॉल हो रहा है। फिब ऑफ 1 यहाँ पे भी कॉल हो रहा है, यहाँ पे भी कॉल हो रहा है। और अभी तो ये 4 ही है, बड़े बड़े नंबर्स में सेम चीजें कई बार रिपीट होंगी। और उसलिए, क्योंकि सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें बस इसको कहीं स्टोर कर देना है और उसे यूज कर लेना है। ठीक है, वो सारी चीजें डायनामिक प्रोग्रामिंग में आती हैं। इतना कोई हैवी रूल नहीं है। सिंपल सा है, जैसे कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बना लूँ, कोई डिक्शनरी बना लूँ, तुम लोग पाइथन में तो डिक्शनरी बनाते हो। डिक्ट के जगह ओबीजे लिख लेते हैं, एक खाली इनिशिएट करते हैं, और हर बार उसमें वैल्यूज डाल दो, और हर बार पूछ लो कि अगर इसमें वैल्यू है तो वही ले लो, नहीं तो कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सिंपल सा है। इससे पहले मैंने बाकी सारे में वही किया हुआ है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। इसमें जब सॉल्व किया था तो 83% बीट हो रहा था। उस क्वेश्चन के बाद, अच्छा, वो जो क्वेश्चन था, ओके, लिव इट। अच्छा, अब क्योंकि हमारी क्लास एंडिंग होने वाली है, क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, लीड कोड पे भी एक आध निपटा लिए, तो अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि हर बार मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ कि बाकी कोडिंग लैंग्वेजेस में कैसे करोगे। पाइथन में तो जो तुम करते हो वो है डेफ और सम नेम और सम इंडेंटेशन। हर जगह तुम्हारी पाइथन काम नहीं आएगी, ठीक है, तो ध्यान में रखना बाकी चीज़ें। जेएस में कैसे करोगे? जेएस में तुम लिखते हो फंक्शन, फिर फंक्शन नेम, फिर वही ब्रैकेट्स, और हर चीज़ें करली ब्रेसेस में होती है। ठीक है। और ये चीज़ जो मैंने बताई है, ये सिर्फ जेएस के लिए नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट लगता है जावा में, हल्का सा मॉडिफिकेशन, स्मॉल मॉडिफिकेशन जावा में यहाँ पे वर्ड लग जाता है, पर वो एक्स्ट्रा चीज़ है, क्योंकि सब चीज़ें मेजरली सेम है, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम देख रहे हो लेवल, बाकी चीज़ें ये यूज़ करती हैं पाइथन के अलावा। पाइथन में करली ब्रेसेस की जगह इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट होता है। कोड यहाँ से चलना चालू होगा, यहाँ इंडेंटेशन नहीं होती, करली ब्रेसेस होते हैं। और इसीलिए तुम इनके कोड्स को एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, पूरा कोड। ओके, ये था एक्स्ट्रा। और आई थिंक बाकी सब क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, थोड़ा टाइम है हमारे पास। Alex is typing something। रिकर्जन में क्या बताया जाए? जीरो, मतलब नो डाउट्स। ठीक है। ओके, क्लास इज डन, जाके रिवाइज कर लेना सब कुछ, नहीं तो भूल जाओगे। बाय बाय। और सी यू। सेशन अच्छा लगा? सेशन अच्छा लगा कि नहीं? लाइक्ड और नॉट?
लाइक्ड और लाइक ऐसा। चलो ठीक है, अच्छा था, पर कुछ अगर ऐसा लगता है कि जो चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं या जिस पे फोकस नहीं किया जा रहा है वो मुझे बोल दिया करो। बाकियों का तो मुझे नहीं पता, मैं अपने में तो इम्प्रूव कर ही लूंगा। चलो, अब मुझे कॉल आ गए हैं, ज़रूरी ज़रूरी। चलते हैं, बाय।